गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम राम मनोहर लोहिया अवध सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो एमए द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न नंबर द्वितीय फिजिकल जियोग्राफी का ये पार्ट है। तो पिछले वीडियो में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर कर लिया था, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन भी किया था। इस वीडियो में आपको पूरी सीरीज लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सारे मिल जाएंगे, बस आपको अपने आप से पढ़ना है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, आप देखते जाइए बस वीडियो को पूरा। ठीक है, एक एक पेज में आपको 5-5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप अपना आराम से पॉज कर करके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कि हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कवर कर लिया था, अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आप थोड़ा सा जूम करके इसको पढ़ सकते हैं। भारत के खनिज संसाधन प्रदेश का उल्लेख करते हुए उनके विभाजन को स्पष्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है: दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और हिंद महासागर और हिमालय के क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग हैं, और भी हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस पेज में थोड़ा सा मिस प्रिंट भी हुआ है, तो उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। और दूसरा प्रश्न है: भारत के वन संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वन संसाधन यानी पेड़ पौधों से हमें जो लाभ होता है, उसके उसके संरक्षण, जो उसको बचाने का क्या उपाय है, ये सब के बारे में बात किया जा रहा है। तो वन संसाधन से हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ क्या मिलता है, अप्रत्यक्ष लाभ क्या है, ये सब आप देख सकते हैं, अपना आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद तीसरे पेज में चलते हैं, पेज नंबर 16 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अप्रत्यक्ष लाभ दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट लेखक है जैसे चटरबग के शब्दों में। अब इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, टाइम का अभाव है इसलिए पढ़ नहीं रहा हूँ। और प्रश्न नंबर 3 है: गंगा घाटी एवं कश्मीर हिमालय की भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो गंगा घाटी का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, आप इसमें जो लिखा है वो सारे पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद हम अगले पेज में चलते हैं, पेज नंबर 17। इसमें है गंगा का ऊपरी गंगा का मैदान है, फिर मध्यवर्ती गंगा, इस ऊपरी गंगा का मैदान में गंगा यमुना दोआब है, रोहेलखंड मैदान और अवध मैदान। और मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, और निम्न गंगा का मैदान है। ठीक है, और कश्मीर हिमालय भी है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं पॉज करके, रोक करके वीडियो को। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4: भारत में आंतरिक जलमार्ग के विकास की संभावना का उल्लेख कीजिए। उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पर एक प्रकाश डालिए। तो जल परिवहन आप पढ़ेंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसके क्या रोल्स हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जल मार्गों के प्रकार: एक अंतःस्थलीय या आंतरिक जलमार्ग होता है और एक महासागरीय जलमार्ग होता है। ठीक है, अंतःस्थलीय आंतरिक जलमार्ग पढ़ लेंगे आप। इसके बाद फिर आंतरिक जल परिवहन का प्रतिरूप: गंगा भागीरथी हुगली का प्रवाह और हुगली। ठीक है, और गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग। और राष्ट्रीय जलमार्ग, कुल लंबाई जो 1620 किलोमीटर है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। इसको आप पढ़ लेंगे पॉज करके वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद दिखाई दे रहा है कि हमें प्रश्न नंबर 5, ये देखिए, हल्दिया से फरक्का, जो पिछले प्रश्न 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर है, पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आ गया है: भारतीय मानसून के उद्भव एवं विकास से संबंधित अभिनव संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। भारतीय इसके बाद फिर इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ लेना है, पारंपरिक विचारधारा पढ़ लेना है, अभिनव विचारधारा पढ़ लेना है। ठीक है, अभिनव मतलब जो नई नई विचारधारा है, नई विचारधारा का प्रश्न भी आता है। जेट स्ट्रीम, तिब्बत के पठार का प्रभाव, महासागरीय राशियां। ठीक है, और पारंपरिक विचारधारा में तापीय संकल्पना है एक, और गत्यात्मक संकल्पना है। तो ये सब हेडिंग है, इन सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सुनने से भी याद हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ लेना। यही है गत्यात्मक संकल्पना। फिर अभिनव विचारधारा में जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम
पिछले प्रश्न पत्र में पढ़ा भी होगा आपने। इसके तिब्बत के पठार की भूमिका भी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है महासागरीय राशियां, ठीक है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। फिर है प्रश्न नंबर 6, भारतीय मानसून पर अल नीनो तथा ला नीना के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अल नीनो सूखा का प्रभाव पड़ता है, जो प्रशांत महासागर से उठता है। और ला नीना जो जिसमें बहुत से ज्यादा वर्षाएं होती हैं, भारत के पश्चिमी घाट से स्टार्ट होती हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, भारत के मृदा प्रदेशों का उल्लेख करते हुए मृदा संरक्षण की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय मृदा का वर्गीकरण कर देंगे, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टियां हैं, ठीक है। जलोढ़ और हिमोड़ मिट्टी भी होती है, जो हिम से होकर इधर उधर भागती, मतलब लुढ़क जाती है। जलोढ़ है जो जल के द्वारा इधर उधर जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है पंजाब से असम तक होती है, नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी की घाटियों से, ठीक है। और लाल मिट्टी जो है ये तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण की तरफ, ठीक है। और काली मिट्टी जो है, जिसको रेगुरु मिट्टी भी कहते हैं, और जिसको जो उत्तर प्रदेश से कारेल काली कपास की मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है इसे। एक लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी जो है राजमहल पहाड़ियों, सतपुड़ा, विंध्य, असम, ये मध्य प्रदेश की तरफ ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। इसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टियां हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान राजस्थान में गंगा का किनारे जो है सब मरुस्थलीय मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, ठीक है, दक्षिणी पंजाब। और पर्वतीय मृदाएं, ये वनीय मृदा भी कहा जाता है इनको। और पीट तथा दलदली मृदाएं, आप हेडिंग भी सुन सकते हैं, क्योंकि हेडिंग भी बहुत काम आती है, उसके बाद तो अपने लिख ही सकते हैं। इसके बाद है लवड़ी एवं तथा क्षारीय मृदाएं, जो जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। इसके बाद भारतीय मृदा की समस्याएं, जैसे भूमि अपरदन है, जलाक्रांति, खूब जल भर जाना, जहाँ क्षारीय भूमि की समस्या, बंजर भूमि की समस्या, मरुभूमि विस्तार की समस्या, मृदा अपच है, नगरों, उद्योग एवं धंधों एवं यातायात के साधनों के विकास के साथ, ठीक है, जलाधिक्य। इसके बाद है भारत में हिमयुग को कितने युगों भागों में बांटा गया है। हिमयुग को 3 भाग, मतलब कुछ भागों में बांटा गया है। पहले तो धारवाड़ हिमयुग, इसके बाद इस पढ़ लेना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और कौन सा युग है। इसके बाद है गोंडवाना हिमयुग, फिर प्लीस्टोसीन हिमयुग। फिर है भारत में तटरेखा का वर्णन कीजिए। भारत में तटरेखा का वर्णन कर देंगे आप। इसके बाद भारत में क्वार्टरनरी सेल समूह क्या है। जैसे क्वार्टरनरी सेल समूह क्या है, प्लीस्टोसीन क्रम की सेल है। इसके बाद पुरातन कॉप। इसके बाद है फिर है तटीय मैदानों के महत्व का वर्णन करें। आप इसे जूम करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसके बाद है भारत के उत्तरी मैदान का महत्व बताइए। देखिए अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो, लेकिन ये जो बताने से आपको आसानी हो जा रही है, ठीक है। तटीय मैदानों में नारियल, काजू, सुपारी, रबर, ताड़, इन भागों की व्यावसायिक उपजें होती हैं। और भारत के उत्तरी मैदान का महत्व बताइए। उत्तरी मैदान, जैसे इधर से मध्य प्रदेश के बाद शुरू हो जाता है ना, उत्तर प्रदेश, ये सब पंजाब, राजस्थान, ये सब उत्तरी भाग। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। उत्तरी मैदान का महत्व बता दीजिए। इसके बाद है भारत का अन्न भंडार मिलता है उत्तरी मैदान में, ठीक है। असंख्य नदियां प्रवाहित होती हैं। नवीन शैलों से निर्मित होने का इनमें खनिजों की कमी है। इसके बाद आ जाइएगा, हिमालयी अपवाह तंत्र की व्याख्या कीजिए। हिमालय के उत्थान के पूर्व की नदियां बता देना है। महान हिमालय की नदियां बता देना है। लघु हिमालय की नदियां बता देना है। शिवालिक की नदियां बता देना है, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भी है एक हेडिंग, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, गंगा नदी प्रणाली है, सिंधु नदी प्रणाली है। या आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ लीजिएगा।
अब नेक्स्ट पेज की बातें हम बताने चल रहे हैं। इसके बाद फिर है, इसमें भी ऊपर में भी कुछ बचा है, उसको भी आप पढ़ लेंगे। उत्तर दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना कीजिए। उत्तर दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना, इसको भी आप तुलना कर देंगे। जैसे इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत की ज्यादातर हिमालयी रीजन से हुआ है, और पश्चिमी की जो क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत की है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से हुई है उनका उद्गम। ये मेन इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। और है, भारत कृषि अनुसंधान समिति द्वारा मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए। अभी मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब फिर भी पढ़ लेते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। कुल मिला के भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने 8 मुख्य तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियां बताई हैं, ये याद रखना चाहिए। जैसे क्षार युक्त मिट्टी, हल्की काली दलदली मिट्टी, कॉप मिट्टी, रेतीली मिट्टी, वनों वाली मिट्टी, और उप विभाग कॉप, अधिक चूना युक्त कॉप, तटीय कॉप, डेल्टाई कॉप, नमकीन व क्षारी कॉप, मरुस्थलीय काली, गहरी काली, मध्यम काली, छिछली काली, नमक व क्षार युक्त काली, और अवर्गीकृत काली, मिश्रित व लाल काली, लाल, लाल पथरीली, लाल पीली, लेटराइट या लेटोराइट, पतझड़ वनों वाली भूरी, पर्वतीय पोडजोल वनों की लेटराइट, तराई व पर्वतीय चारागाहों की मिट्टी, मिट्टी पीट, अन्य मिट्टियां, ठीक है, बहुत सारी मिट्टियां हैं। ये सब वर्गीकरण का एक प्रकार है, इसको याद रखना है। भारतीय मिट्टियों की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय मिट्टी काफी प्राचीन और परिपक्व है, ठीक है। पहली बता रहा हूँ, मतलब पहला लाइन पढ़ दिया और बाकी आप पढ़ लेंगे पॉज करके। और भारतीय मिट्टी की समस्याएं क्या हैं? भारतीय मिट्टी की निम्नलिखित समस्याएं यहाँ पे देखिए। भूमि अपर्दन, और अभी इसको भी पढ़े थे, उर्वरता ह्रास, मरुभूमि विस्तार, जल शक्ति, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि, मानव द्वारा भूमि शोषण तथा नगरीय एवं यातायात विकास के कारण कृषि भूमि का अतिक्रमण। और इसके बाद है भारत में अपवाह तंत्र का प्रकार बताइए। भारत में अपवाह तंत्र में बृहद अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें 14 प्रमुख नदी घाटियां सम्मिलित हैं। और मध्यम अपवाह क्षेत्र, जो अपवाह क्षेत्र है 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर, इसमें कुल 44 नदी घाटी सम्मिलित है, ठीक है। और लघु अपवाह क्षेत्र, इसमें 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें देश की छोटी नदियां घाटी शामिल है, सॉरी। इसके बाद आ जाता है ये लघु में आ जाता है, जैसे ये देखो, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कावेरी। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है, हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना का वर्णन कीजिए। हिमालय कैसे उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, या कहते हैं भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट, या फिर और यूरेशियन प्लेट की टकराव से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और अब क्या क्या संरचनाएं हिमालय में, ये भी देख लेते हैं हम। जैसे कश्मीर हिमालय में अग्रभूमि, स्वास्थानिक मेखला, नापे मेखला, और शिमला हिमालय में शिमला हिमालय है, गढ़वाल हिमालय है। फिर गढ़वाल हिमालय में स्वास्थानिक मेखला, क्रॉल नापे, फिर गढ़वाल गढ़वाल नापे, फिर मुख्य हिमालय मेखला, फिर नेपाल हिमालय, ठीक है। ये सब चीजें भाग है नहीं हिमालय के, ये सब आपको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। कई प्रकार के हिमालय हैं भाई साहब, देख लेना आराम से। इसमें है एक सिक्किम व भूटान हिमालय। इसके बाद है प्रोफेसर R.L. सिंह द्वारा जलवायु का वर्गीकरण कीजिए। अति उत्तरी पूर्वी प्रदेश है, एक आर्द्र सह्याद्र एवं पश्चिमी तटीय प्रदेश है, एक आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, एक उपाद्र संक्रमण प्रदेश है, एक उपाद्र तटीय प्रदेश है, और उपाद्र महाद्वीपीय प्रदेश भी है। इसके बाद अर्ध शुष्क उपोष्ण प्रदेश है। थोड़ा सा वीडियो रोक करके थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ उसको, आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है अर्ध शुष्क उष्ण प्रदेश, फिर शुष्क प्रदेश, इन सबको पढ़ लेंगे आराम से। इसके बाद पश्चिमी हिमालय प्रदेश, ये हिमालय प्रदेशों के जो क्या कहते हैं, अभी प्रश्न पढ़ा था मैंने उसका सारी हेडिंग्स हैं।
कौन सी हेडिंग थी कि प्रोफेसर RL सिंह द्वारा जलवायु का वर्गीकरण, कि ये जलवायु का वर्गीकरण था, हमने पढ़ लिया। टोटल 10 हेडिंग्स थी इसमें, आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आ जाता है भारत में अफवाह तंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। वर्तमान ऐतिहासिक नदी की, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। ऐतिहासिक नदी की 3 सहायक प्रणालियां थी, वर्तमान सिंधु, सिंध की सहायक नदियां एवं गंगा, गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, इसको पढ़ लेना आराम से वीडियो को रोक करके। मोबाइल है तो इसमें आराम से पढ़ भी सकते हैं, जो किसी को सीरीज छूना नहीं अच्छा लगता तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पश्चिम तटीय मैदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पश्चिम तटीय मैदान जैसे कच्छ प्रायद्वीप मैदान है, गुजरात का मैदान है, कोकण का मैदान है, कनारा तटीय मैदान है, मालाबार तटीय मैदान है। इसको आराम से बढ़िया से वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के जलवायु का देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। मनुष्य के ठीक है, भारत के जलवायु का देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखते हैं। इसको पूरा आप पढ़ जाना है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसे प्रभावित करती है, सूखा पड़ता है तो कैसे प्रभावित होता है आर्थिक, बाढ़ आती है तो कैसे प्रभावित पड़ता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय रीजन, तिब्बतियन रीजन, ये सब चीजें, और दक्कन का पठार। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखेंगे, पढ़ लेंगे, यही सब है चीजें इसमें, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत वर्णन है। इसके बाद है भारतीय कृषि में हरित क्रांति के योगदान की व्याख्या कीजिए। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के बारे में 1965 के बारे में, 65 65 के बारे में, 66 के बारे में है। आप इसको पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब हरित क्रांति जब हुई थी तब फसलों की उन्नत किस्में आई थी ना बाजार में। तो जैसे देखिए 1966 में है यहाँ पे। इसके बाद अधिक उपज देने वाली किस्में थी, इसमें सुधरे हुए बीज थे, रासायनिक खाद थे। इन सब की वजह से हरित क्रांति बहुत अपने चरम सीमा पर हो गई थी। और अगर कठिनाई हुई होगी तो ये आराम से एक बार फिर रोक के आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये देखिए उर्वरकों की खपत कितने हजार टन में हुई थी, नाइट्रोजन का कितना हुआ था, फास्फेटिक का कितना हुआ था, पोटास का कितना हुआ था, फिर कुल खपत कितनी हुई थी। और गहन कृषि जिलावार कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम चलाए गए थे जिला वाइज, ये सब पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद लघु सिंचाई में क्या क्या यूज किया गया था, ये सब आप देख सकते हैं इसमें हेडिंग्स। इसके बाद फिर कृषि शिक्षा तथा शोध, शिक्षा में कृषि का विस्तार हुआ। इसके बाद शोध भी हुआ, रिसर्च हुए, पौधों का संरक्षण किया गया, पौध संरक्षण, बहुफसली और मिश्रित फसल प्रणाली, मतलब जैसे एक ही खेत में बहुत सारे प्रकार की फसलें बो देना, ये मिश्रित प्रकार की, ये बहुफसली हो जाती है। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, अनाजों के आयात में कमी हुई, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो गई। ठीक है, ये सब हेडिंग्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है परंपरागत या पिछड़ी कृषि में परिवर्तन। जैसे परंपरागत जो बहुत दिनों से चला आ रहा है वही खेती, उस खेती में परिवर्तन हो गया। पारिस्थितिक समस्याएं उसमें क्या थी, प्रादेशिक असंतुलन था, हर प्रदेश एक ही बराबर तो है नहीं, उत्तर प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, हर प्रदेश में अलग जलवायु दशाएं, तो प्रादेशिक असंतुलन है, पारिस्थितिक समस्या कहलाती है। फसल उत्पादन में असमानता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ज्यादा हो तो वहाँ पे दूसरे प्रदेश में ज्यादा ही उत्पादन हो, कम हो सकता है। फिर फसल उत्पादन में असमानता है। फिर रासायनिक उर्वरकों पर आत्मनिर्भरता, उर्वरकों पर अत्यधिक आत्मनिर्भरता हो गई। फिर कीटनाशकों का उपयोग हानिकारक है। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता का ह्रास। उसके बाद सघन खेती तथा द्वारा खारेपन की समस्या। ठीक है, ये सब पारिस्थितिक समस्याएं थी। फिर भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटिए तथा उसमें से किसी का एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों, देखो प्रदेशों के हिसाब बांटना है, पढ़ लेना है इसमें। इसके बाद फिर उनमें उनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन कर देना, चाहे उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश का वर्णन कर देना। ठीक है।
भारत के ये चित्र ध्यान से रखना, भारत की जनसंख्या संसाधन प्रदेश देख लीजिए, इसमें जनसंख्या कहाँ ज्यादा है, कहाँ समस्या है, गत्यात्मक प्रदेश है कौन, भावी प्रदेश कौन है, समस्याग्रस्त प्रदेश कौन है। इस वक्त गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश पढ़ लेना है। थोड़ा सा इसमें ब्लर है, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का डेल्टा प्रदेश है। इसके बाद दक्कन लावा प्रदेश है, तमिलनाडु प्रदेश है, पंजाब मैदान तथा गंगा यमुना दोआब प्रदेश है, फिर दक्षिणी कर्नाटक पठार है, फिर भावी जनसंख्या संसाधन प्रदेश भी है, जिसमें उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, गोदावरी बेसिन है, अरावली पहाड़ियाँ व मालवा का पठार है, फिर पश्चिमी व पश्चिमी कर्नाटक पठार एवं गोवा प्रदेश है, फिर ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश है। फिर आ गया है समस्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश। इसमें प्रथम वर्ग में ये सब हैं: मध्य गंगा मैदान, उड़ीसा तट, केरल तट, लक्षद्वीप द्वीप समूह। इसके बाद द्वितीय वर्ग है, फिर तृतीय वर्ग है। फिर अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा उनमें से किसी एक प्रदेश की भौमिकी संरचना एवं उच्चावच की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप जैसे देखते हैं, इसको भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है अगर जिसका मन करे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसमें एक दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, थार का मरुस्थल है। अच्छा, दक्षिण का पठारी भाग, इसमें कुछ हेडिंग्स हैं, उसको भी पढ़ लेना है आपको। प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक विभाग हैं, जैसे विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणियां श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित करती हैं। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा श्रेणियां, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में एक उत्तरी भारत एक दक्षिणी भारत में विभाजित कर देते हैं, मालवा का पठार और दक्कन का पठार। ठीक है, मालवा का पठार के बारे में पढ़ लेंगे आप। इसके बाद है, फिर ये पूरा चित्र आप अध्ययन कर लेंगे। भारत का भौतिक विभाग क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना है आराम से। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हैदराबाद में, सॉरी सॉरी, इसके बाद दक्कन का पठार पढ़ लेंगे आप। दक्कन का पठार पढ़ना बहुत जरूरी है, मालवा का पठार और दक्कन का पठार पढ़ लेंगे इसको आप। वीडियो को रोक करके बढ़िया से जूम करके पढ़ सकते हैं, और क्वालिटी यूज कर लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि आपको एकदम सही समझ में आए, और वीडियो को फुल कर देना साइज में। इसके बाद फिर आ जाना है आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो अभी मैंने वीडियो में बार बार नाम लिया है, इन सब के बारे में डिटेल है, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बारे में पढ़ लेंगे, ये दोनों दक्षिण भारत में है, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, इन सबको याद रखें। तिब्बत और हिमालयन ये सब उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर भारत की तरफ है, ठीक है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको बता देना है आपको पढ़ के। इसके बाद राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान क्या है, ये पढ़ा देना है। फिर प्रायद्वीपीय पठार की भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक है, जैसे आर्कियन समूह, बंगाल नीज, बुंदेलखंड नीज, नीलगिरी नीज, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद धारवाड़ समूह, कुडप्पा समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह, दक्कन लावा, इसको भी जरूर पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और उनमें से किसी एक में कृषि विकास की संभावना का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप जैसे कृषि इसमें पढ़ेंगे आप जो ऊपर है, उसके बाद कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार पढ़ लेना है आपको। फिर प्रोफेसर रामनाथ दुबे के अनुसार भारत के कृषि प्रदेश
कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार पर पढ़ लेना है। इसके बाद भारत के प्रमुख कृषि प्रदेश पढ़ लेना है, जिस और निचली गंगा घाटी एवं ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश, जैसे क्षेत्रीय विस्तार पढ़ लेना है। वर्षा, मिट्टियां, प्रमुख फसलें पढ़ लेना है आपको। बढ़िया से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, आलस मत करिएगा। फिर मध्य गंगा घाटी प्रदेश है, इसमें क्या क्या है? क्षेत्रीय विस्तार है, वर्षा है, मिट्टियां हैं, प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद ऊपरी गंगा घाटी है, जैसे क्षेत्रीय विस्तार, उसका वर्षा, मिट्टी, प्रमुख फसलें। ये सब जो गंगा घाटी है इसकी वर्षा, मिट्टी, प्रमुख फसलें, ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, पढ़ लेना है। सतलज प्रदेश है, इसका क्षेत्रीय विस्तार, वर्षा किस प्रकार की होती है, मिट्टी किस प्रकार की होती है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। इसके बाद है प्रमुख फसलें। मरुस्थलीय प्रदेश में क्षेत्रीय विस्तार, इस मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कैसी होती है, मिट्टी कैसी होती है, प्रमुख फसलें कैसी होती हैं, ये सब पढ़ लेना है। फिर काली मिट्टी का प्रदेश पढ़ लेना है आपको। काली मिट्टी में क्षेत्रीय विस्तार, वर्षा एवं तापमान, प्रमुख फसलें। फिर लाल पीली मिट्टी का प्रदेश पढ़ लेना है, क्षेत्रीय विस्तार, वर्षा एवं तापमान, मिट्टी, प्रमुख फसलें, ये सब पढ़ लेना है आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर तटीय मैदानी प्रदेश है, इसका क्षेत्रीय प्रसार और प्रमुख फसलें पढ़ लेना है। फिर भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है, तो उत्तरदायी और कारकों की विवेचना कीजिए। अब भारत में जनसंख्या वितरण कहीं ज्यादा घनिष्ठ, ज्यादा घना हुआ है, जहाँ कहीं कहीं बहुत कम है। अब जहाँ पानी और जंगल सब कुछ उपलब्ध हो, वहां पर जलवायु अनुकूल हो, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। और जहाँ ये सब विपरीत होंगी, वहां जनसंख्या कम निवास करेगी। फिलहाल मानव एक अपवाद बन चुका है भाई, जहाँ पे अनुकूल नहीं रहता वहां पर भी रह लेता है, सब सुविधाएं इकट्ठा करवा लेता है, परिवहन की वजह से हो जाता है सब, ट्रांसपोर्ट सब कुछ जल्दी से मंगवा लेता है, और आर्थिक व्यवस्था बढ़िया रहती है तो हो जाता है सब। इसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। भारत में जनसंख्या और घनत्व का प्रारूप क्या है? फिर अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं? फिर अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र, फिर मध्यम घन अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, फिर मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, फिर निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, फिर निम्नतम घनत्व वाले क्षेत्र। कुल मिला के 5 प्रकार के क्षेत्र हैं जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ लेना है आपको, इंपॉर्टेंट जो लगे वो भी, लेकिन हेडिंग्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर रहनी चाहिए, इसलिए हेडिंग जरूर बोल रहा हूँ मैं। अब आ गया जनसंख्या। भारत में जनसंख्या के वितरण के घनत्व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अब इसमें जैसे अब धरातल है, जलवायु, जलवायु पहले बोलना पड़ चाहिए, ठीक है। धरातल है, जलवायु है, सिंचाई के साधन है, रोजगार की उपलब्धता है, यातायात एवं व्यापार की सुविधा है। ये मेन हेडिंग्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और हेडिंग्स तो जरूर ध्यान रखना है सब। और भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, क्या कारण है? ठीक है, इसको तो बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में कि हाँ, पहले ही वीडियो में समझाया था इसको, इसके बारे में, ठीक है। पूर्वी पूर्वी तट जो है वो थोड़ा नीचे, मतलब टूटा टूटा हुआ है, तो वहां से हवाएं जल्दी प्रवेश करती है, इसलिए चक्रवात वहां पे ज्यादा आ जाता है। ये जानते रहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर आ जाता है, ये चक्रवात के बारे में आप पूरा पढ़ लेंगे आप, क्या इसका रीजन है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 हम पढ़ने वाले हैं। कोपेन द्वारा भारत के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहले ही प्रश्न पत्र में था, ठीक है। अंग्रेजी वर्णों का ये तापमान और वर्षा इनका मुख्य उपयोग था ना, क्या तो जलवायु को निर्धारित करने के लिए प्रमुख कारक थे। तो ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। हाँ, ऐसे था कोपेन के बारे में। इसको बार थोड़ा बहुत पढ़ लेना आपको, अगर जरूरी सा लगे वाला, हालांकि इतना जरूरी नहीं है, ये आएगा तो है ही, लेकिन इसको लिखना मत। लिखना है तो लिख लेना भाई साहब, जिसकी मर्जी हो, क्योंकि इसको याद करना थोड़ी मुश्किल, ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का यूज उपयोग हुआ है ना, इसी वजह से। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। हालांकि पहले वीडियो में मैंने पढ़ चुका है इसके बारे में। फिर है
कोपेन द्वारा पढ़ लेना, थार्नथवेट द्वारा, इनका भी वही चीज था। ठीक है। वर्षण प्रभाविता और तापमान दक्षता इनके दो मूल आधार थे। वर्षण प्रभाविता और तापमान दक्षता। ठीक है। वो उनका भी तापमान और वर्षा ही था, लेकिन इन्होंने वर्षण प्रभाविता और तापमान दक्षता का प्रयोग किया था। ये भी वही चीज है, अंग्रेजियों का प्रयोग किया था। ये आप पढ़ सकते हैं। ये थारनथ्वेट के बारे में अभी सब चल ही रहा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। जैसे भी आपको उचित लगे, क्योंकि कोपेन और थारनथ्वेट के बारे में पढ़ाना तो पढ़ा दिया है मैंने पहले ही क्लास में, बता भी दिया था इसके बारे में। और रोक के पढ़ सकते हैं आप वीडियो को। इसके बाद फिर आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। पूरा वर्गीकरण किया गया है, इतना वर्गीकरण नहीं करना था हमें। दूसरा प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। सीधा आते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत में प्रमुख मृदा क्षेत्रों की विशेषताओं का महत्वपूर्ण फसलों के लिए उनकी उपयोगिता की विवेचना करना। तो मिट्टियों के बारे में बता देना है। प्रमुख मृदा प्रदेशों: जलोढ़ मृदा प्रदेश, काली मिट्टी क्षेत्र, लाल मिट्टी क्षेत्र, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय व वनीच मिट्टी, लवणीय व क्षारीय, दलदली व गीली मिट्टी। फिर बढ़ती मृदाओं का वर्गीकरण कर देना है। ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना। फिर है जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र, फिर काली मिट्टी क्षेत्र। देखिए जलोढ़ मिट्टी में खादर बांगर प्रदेश भी आता है। ठीक है। इसके बाद काली मिट्टी क्षेत्र, फिर लाल मिट्टी क्षेत्र। रोक के बढ़िया से आप पढ़ लेंगे। ठीक। ये लास्ट पेज है, इसमें आप लेटराइट मिट्टी क्षेत्र और मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र, फिर है पर्वतीय व वनीय मिट्टी क्षेत्र, फिर लवणीय व क्षारीय, फिर दलदली व गीली मिट्टी। इन सब के बारे में आप पढ़ लेना है। तो ये वीडियो समाप्त होता हुआ है। तो आपका पूरा फिजिकल जियोग्राफी कवर हो चुकी है। अति लघुत्तरी पढ़ने के लिए तो पहले वीडियो अलग से बना ही दिया है, जिसमें एक्सप्लेन भी किया है मैंने। लेकिन इसको लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी को इसमें एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है, ताकि अब टाइम के अभाव में पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, लेकिन आपको बहुत आसानी हो जाएगी अब तैयारी में। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा दीजिए वीडियो।